औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हो और आप सब लोग इस वक्त आज मौजूद हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड टेकअवेज के फ्री ऑनलाइन सेमिनार में। ये यूट्यूब प्रीमियम वीडियो है, इस वक्त चैट पर मैं लाइव अवेलेबल हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ और मैं इस वक्त देख सक रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। मैं 1 से 2 मिनट में बाकायदा तौर पे इसका आगाज कर देंगे। अगर इस वक्त भी आप इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो लिंक आप उनके साथ शेयर कर लें ताकि वो भी इसका पार्ट बन जाएं। चूंकि वो तमाम लोग जो इसको अटेंड करेंगे उन्हें इसका ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फ्री ई सर्टिफिकेट है जो उन्हें काम आ सकता है, आगे अपनी सीवी में मेंशन करेंगे। तो अगर जिन्होंने नहीं कराई थी रजिस्ट्रेशन और वो डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल से हैं तो वो पूरा देख लें, चूंकि एक वक्त बाद मैं आप लोगों से कहूंगा अटेंडेंस लगाने के लिए, तो उस अटेंडेंस पे आप लोगों का सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा होगा। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ट्रेंड और टेकअवेज पर। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है और मैं लाइव चैट पर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। जो भी सवाल होंगे बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ ताकि हम इस सेशन को इंटरेक्टिव रखें। बच्चों, हम आज बात करने जा रहे हैं 2 मेजर टॉपिक्स पर और फिर उसके साथ कुछ सब टॉपिक्स भी हमारे। मेजरली हम बात करेंगे आज ड्रग रिकॉल्स पर और ड्रग डिस्कवरी पर, और फिर मेडिकेशन एरर, एंटीबायोटिक स्टेवरशिप और एफडीए के वार्निंग लेटर्स की बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उन स्टैंडर्ड्स को पढ़ना शुरू करें, वेबसाइट्स पर जाना शुरू करें और अपनी लर्निंग जर्नी को बेहतर बनाएं। आप जो अपनी फार्मेसी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं इसमें से जो फार्मेसी कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फार्मेसी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नॉलेज आपके पास जो किताब की है वो सबके पास होती है। बुक तो हम सब ने पढ़ी है, ऑल्टन हमने पढ़ी है, कैटजेक हमने पढ़ी है, लिपिनकॉट हमने पढ़ी है, रॉबिन्स हमने पढ़ी है। लेकिन इस वक्त फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्या चल रहा है और हर साल क्या क्या नई चेंजेस आती हैं वो पता होना जरूरी है। तो आज का सेशन और आज के बाद भी इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे सेशंस इसीलिए रखे जाएंगे। वालेकुम सलाम। कुछ चैट्स मैं देख पा रहा हूँ तो मैं लाइव यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ और बाकी मैं इंशाल्लाह चैट पर आपके साथ मौजूद हूँ। ये स्क्रीन पर एक तस्वीर आपको नजर आ रही है, आपके सामने 2 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं। एक GlaxoSmithKline है और एक एबट है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती हैं और दुनिया भर में ऑपरेट करती हैं। और इनके प्रोडक्ट्स, अगर हम मेजर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो बुरफिन एबट का प्रोडक्ट है और जीएसके का पैराडोल प्रोडक्ट है जो आप देखते हैं। मैं बहुत बेसिक से लेकर चलूंगा चूंकि मुझे सुनने वाले फर्स्ट ईयर फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी हैं, सेकेंड ईयर फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी और ग्रेजुएट्स भी हैं। तो मैं बहुत बेसिक से लेकर इंशाल्लाह आपको अप्लाइड टॉपिक की तरफ लेकर जाऊंगा। अगर हम एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर ये वो जगह है जहां पर जेनरिक और ब्रांड मेडिसिन बनती है। और अब से हमने एक टर्म ऐड करना इसमें स्टार्ट कर दी है, मेडिकल डिवाइसेस। यानी अगर आपने नाम सुना ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का, ड्रैप का, तो ड्रैप अब डील करता है मेडिकल डिवाइसेस को भी। मेडिकल डिवाइसेस में जैसे आप कैथेटर्स पढ़ रहे होते हैं या इम्प्लांट्स पढ़ रहे होते हैं, हम उनको भी इसमें शामिल करते हैं। सवाल आता है सर जेनरिक ड्रग क्या होती है? तो हम कहते हैं सर जेनरिक ड्रग इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग that contain the same chemical substance as a drug which was originally protected by the chemical patent। यानी एसिटामिनोफेन आपके पास जो है वो पेटेंट हुआ हुआ है, उस एसिटामिनोफेन को इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रग बनाने के लिए, तो आप उसे नाम दे रहे हैं जेनेरिक ड्रग का। अगर क्लेरिथ्रोमाइसिन पेटेंट हुआ हुआ है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रग बनाने के लिए, तो हम उसे नाम दे रहे हैं जेनेरिक ड्रग का। देन ब्रांड को हम कहते हैं सर ब्रांड आपके पास हर कंपनी का अलग होगा। जैसे हम कहते हैं सर हमारे पास कपड़ों के ब्रांड होते हैं, हमारे पास जूतों के ब्रांड होते हैं, मोबाइल फोन के ब्रांड्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम कहते हैं सर ड्रग्स के भी ब्रांड्स होते हैं। ये जंग अक्सर चलती रही कि ब्रांड नेम से ड्रग दी जाए या जेनरिक से दी जाए। बहुत लोग इस बात के हक में हैं कि दवा जेनरिक से दी जाए, ब्रांड से ना दी जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वक्त ये कंप्लीट हो सकता है जब आपके पास पूरे पाकिस्तान में मौजूद फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज के अंदर मौजूद जो क्वालिटी पैटर्न है वो सबका सेम हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही था कि किसी दिन आपका दिल हुआ, आपने फूड पांडा ओपन किया और आपने फूड पांडा से कहा मुझे बिरयानी खानी है। उसने कहा ठीक है, चिकन खानी है, बीफ खानी है, मटन खानी है। आपने कहा चिकन खानी है। उसने कहा 500 रुपीज पे कर दे, हम बिरयानी पहुंचा देंगे। आप कहेंगे एक मिनट ये बताएं ब्रांड कौन सा होगा? आप ब्रांड लाजिम पूछेंगे। अगर आप ब्रांड वो नहीं बता रहा आपको या आपसे ब्रांड की जिक्र नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि अब तो ये हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमें ब्रांड बता दें। भाई बिरयानी में तो चावल इस्तेमाल हो रहा है, आलू इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ तो वही चीजें यूज हो रही हैं, फिर ब्रांड क्यों चाहिए आपको? इसलिए चूंकि आप कहेंगे सर क्वालिटी कैसी होगी उसकी, सेम गोस फॉर द ड्रग। वो तमाम कंट्रीज जो जेनरिक पर चल रही है, इसका मतलब ये है कि उनके पास जो रेगुलेशन है वो सबकी सिमिलर रेगुलेशन है।
आइए कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो कभी कभार बुकिश नहीं होती हैं। हम हिस्ट्री और ओरिजिन पे जाते हैं कि सबसे पुरानी फार्मा कंपनी कौन सी है, फिर कौन कौन सी कंपनीज बनना स्टार्ट हुई। तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर किसी को जवाब आता है तो वो चैट बॉक्स पर लिख सकता है कि सबसे पुरानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी दुनिया की कौन सी है। मैं चैट से इस वक्त देख रहा हूँ कुछ एक आध ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले मेरे लेक्चर्स लिए हुए। मैं अक्सर ये सवाल अपने लेक्चर्स में पूछता हूँ, क्लासेस में भी, तो वो तो इस वक्त सही जवाब दे रहे हैं। ये है दुनिया की सबसे पुरानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिन्हें हम नाम देते हैं मर्क। सो इट वाज फाउंडेड इन 1668। ये सब वर्ल्ड की सबसे पुरानी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मर्क यूरोप में ऑपरेट करता है, अफ्रीका में ऑपरेट करता है, एशिया में करता है, अमेरिका में करता है, अब दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेट कर रहा होता है। और आपने अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर अक्सर जो केमिकल बॉक्सेस पड़े होते हैं उन पर मर्क लिखा हुआ देखा होगा, क्योंकि मर्क वो फार्मा कंपनी है जो केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा बनाती है जो आप रिएजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। देन इस वक्त जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बीचम्स पिल्स, पिल्स हम यहाँ पर दवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बीचम एक इंसान का नाम है। जिस कंपनी को आज आप जीएसके के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट में सबसे पहले बीचम थी, फिर वेलकम थी, फिर स्मिथ क्लाइन थी, फिर इनका मर्जर हुआ, तो आज आप उसको जानते हैं गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन के नाम से। तो आप कहते हैं अगर इसका ओरिजिन आप ट्रेस करेंगे तो 1715 से आपको मिलेगा कि तब पहले बीचम थी, फिर बीचम से आपके पास होते 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 ये कंपनी बनी, और दुनिया की वो पहली कंपनी जो सिर्फ मेडिसिन बनाती है। मर्क के लिए याद रखिएगा ये केमिकल भी बना रही थी। वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये पता लगना शुरू हो जाए, अपनी फील्ड से इंटरेस्ट बनेगा अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं सर, ये फाइजर के फाउंडर है। जर्मन इमिग्रेंट्स थे जिन्होंने फाइजर कंपनी बनाई थी। फाइजर यानी पोन्स्टान, जो पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये अमेरिकन सिविल वॉर में जो पेन किलर्स बन रही थी या एंटीसेप्टिक्स बन रहे थे उनको सबसे पहले बनाकर दिया था। अगर मैं गलत नहीं तो बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे जो फार्मेसी के लोग हैं उन्होंने बड़ा हेल्प किया जब दुनिया में जंग हुई। जैसे अगर आप किसी से पूछते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को किसने जिताया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे किसी वेपन ने जिताया, उसे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ने जिताया। क्योंकि जिस तरह पेनिसिलिन मौजूद थी वो लोग आके उसको अपनी बॉडी पर इस्तेमाल कर रहे थे, वो जल्दी हील हो रहे थे, वो जल्दी ठीक हो रहे थे। तो जहाँ पेनिसिलिन मौजूद नहीं थी उनकी हीलिंग इतनी ईजी नहीं हो रही थी। तो हमने कहा कि सर पेनिसिलिन ने आपको वो वर्ल्ड वॉर 2 जितवा दी। ड्रग्स का बहुत बड़ा रोल रहा। बायर हो सकता है नाम आपने सुना हो, एस्प्रिन बायर कंपनी से बनती है। तो ये जो बायर कंपनी आपके सामने, अगेन ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो आपके पास, और इस वक्त पाकिस्तान में अगर मैं गलत नहीं तो देयर आर मोर देन 700 कंपनीज जिनमें लोकल और मल्टीनेशनल दोनों फर्म शामिल हैं। अब आइए बात करते हैं ड्रग रिकॉल पर। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझाता हूँ और फिर आपको ये बताऊंगा कि आज के बाद आप कैसे देख सकते हैं कि कौन कौन सी ड्रग रिकॉल्स होती हैं, ड्रग रिकॉल्स की वजह क्या है। देखो, ड्रग रिकॉल की वजह यह है कि एक आपने दवा बनाई और दवा बनाने के बाद आपने उसको मार्केट कर दिया। मार्केट करने के बाद एक लैब होती है सीडीएल, एक लैब होती है डीटीएल। डीटीएल ड्रग टेस्टिंग लैब आपकी है प्रोविंशियल लेवल पर, और सीडीएल आपकी सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब है। ये जाकर सैंपल्स को कलेक्ट करती है, और सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद लैब में चेक करती है। लैब में क्या चेक करती है? लैब में इन प्रोसेस कंट्रोल करती है। लैब में जीटी चेक करती है, रेजोल्यूशन चेक होता होगा, लैब में कंटेंट यूनिफॉर्मिटी चेक होती है, लैब में ऐसे चेक होता है। अगर वो विद इन द रेंज है सो दैट्स फाइन। अगर रेंज में नहीं है तो वो कंपनी को लेटर लिखती है कि आपका ये प्रोडक्ट हमने चेक किया था, आप अपने रिजल्ट्स को चेक कर लें। कंपनी कहती है नहीं मेरा प्रोडक्ट ठीक है, रेगुलेटरी कहती है नहीं हमने टेस्टिंग ठीक की है। ऐसी कंडीशन में कंपनी के पास ये चांस मौजूद है कि वो किसी थर्ड पार्टी से भी टेस्टिंग करवा सकता है। और अगर थर्ड पार्टी टेस्टिंग का रिजल्ट जो आता है फिर उस रिजल्ट को मानना पड़ता है, क्योंकि थर्ड पार्टी एक न्यूट्रल कंपनी होती है जो उसको टेस्ट करती है। क्योंकि ये भी मुमकिन है कि मार्केट में कोई मेरी ड्रग की कॉपी बनाकर बेच दे और कॉपी सही ना हो, तो मैंने तो सही बनाई थी, तो ये एक बीच में लेवरेज मौजूद है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उस ड्रग को मार्केट से रिकॉल करना पड़ता है। इसको कहते हैं फोर्स रिकॉल। यानी अब रेगुलेटरी ने आपको कहा है कि जी दवा वापस मंगवाएं उस बैच नंबर की। एक कहलाता है वॉलंटरी रिकॉल। वॉलंटरी रिकॉल का मतलब है आपके ही क्वालिटी कंट्रोल ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि गड़बड़ हुई है। जैसे मुझे याद पड़ता है सेप्ट्रान और सेप्ट्रान डीएस, इसका वॉलंटरी रिकॉल था आज से कोई 2-3 साल पहले। कंपनी ने खुद रिकॉल किया। जब कंपनी खुद रिकॉल करती तो वो कहलाता है वॉलंटरी रिकॉल, और जब उससे रिकॉल करवाया जाता है तो वो कहलाता है फोर्स रिकॉल, जो आपकी रेगुलेटरी करवाती है। पाकिस्तान में
जो रेगुलेटरी ऑपरेट कर रही है उसको हम नाम देते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये ड्रैप की वेबसाइट है। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, और ये बताने के लिए मैं इन वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट आपको बता रहा हूँ। मैं खुद से कोई बात नहीं कर रहा, और हो सकता है कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव तक भी ये लेक्चर लेकर जा रहा हो तो वो कहेगा हमारी प्रोडक्ट का जिक्र हुआ हुआ, उसमें ये जिक्र मैंने नहीं किया। ये जिक्र ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, डेट्स के साथ और रेफरेंस के साथ, और दुनिया इसको देख रही है। पूरे पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के लोग देख सकते हैं। तो अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव तक भी ये बात पहुंचती है तो वो बखूबी देख सकता है कि इंटरनेट के सोर्सेज से ही हमने इस बात को लिया। मेरा अपना कोई जाती किसी चीज़ पर मकसद नहीं है, ना मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ और ना मैं किसी प्रोडक्ट के खिलाफ हूँ। तो ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, उसमें आप सेफ्टी इंफॉर्मेशन पे जाएं और रिकॉल अलर्ट्स पे जाएं। अब मैं कुछ रिकॉल अलर्ट्स आपके सामने उठा कर रखता हूँ। ये 23 जून का रिकॉल है। 23 जून मीन्स हम बहुत रिसेंट बात कर रहे हैं, आज हम 25 जून पर हैं। तो 2 दिन पहले एक रिकॉल हुआ, और रिकॉल क्या हुआ? रिकॉल हुआ फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट सीरियल ने एक रिपोर्ट जनरेट की और एक ड्रग को सब स्टैंडर्ड नाम दिया। ड्रग है फेमोटिडीन 10 mg, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है और बैच नंबर भी दिया हुआ है। सब स्टैंडर्ड कब हुई? जब उसका एसए ठीक नहीं आया, यानी जो रेंज दी गई होगी वो इस रेंज में नहीं आई। लेटर लिखा गया होगा कंपनी ने, एंड देन इस बैच को रिकॉल कर दिया गया। एज अ फार्मासिस्ट आपकी जिम्मेदारी है कि फेमोटिडीन 5330 किसी फार्मेसी पर नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी ऐसे है कि आप चले हर फार्मेसी का विजिट नहीं कर सकते, अपनी गली मोहल्ले की फार्मेसी का विजिट तो कर सकते हैं। वहां से आप इसके रिकॉल को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि ये बैच रिकॉल हो चुका है, आप यूज ना करें। चले ये नहीं कर सकते तो घर में अगर कोई फेमोटिडीन ले रहा है तो उसका बैच नंबर तो चेक कर लें। और मैं एक आपसे बात ही करने जा रहा हूँ कि अब फेमोटिडीन आपने 10 mg रिकॉल देख लिया, अब आपने पढ़ना है फेमोटिडीन किस काम आती है और इसका मैक्सिमम डोजेस क्या है। ये मैं अक्सर बच्चों को होमवर्क देता हूँ, वॉलंटरी होमवर्क। देखो मैं आप मेरे पास आपका कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, मैं वॉलंटरली आपको होमवर्क देता हूँ कि भाई पढ़ लेंगे, अच्छा है, मजा आएगा, खुद को भी मजा आएगा और आगे भी अपने आप को मजबूत करेंगे। देखो पढ़ाई रखोगे तो खुद को मजबूत करोगे, ये मेरा मानना है। तो अगर आप इन चीजों को कर लेंगे, ये एज अ होमवर्क अगर मान लेते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सेकेंड रिकॉल, ये 16 जून का है, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे। क्या रिकॉल है सर? रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने डिसाइडेड टू सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, विच मींस रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गई है। इसका मतलब है कि मार्केट को अब इनको होल्ड करना है। को कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? ग्लोबिनिन इंजेक्शन, हाइड्रोक्सी प्रोजेसोन इंजेक्शन, नेंड्रोसोल इंजेक्शन। इसमें यूजुअली आपके पास सब में सेम एक्टिव है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब अब बैच नंबर नहीं दिया हुआ, ये प्रोडक्ट ही मार्केट नहीं हो सकता, ये कंपनीज बना रही हैं। सो ये अनाउंस हो चुका। 22 अप्रैल को मीटिंग हुई थी, 16 जून को लेटर इनकी वेबसाइट पर मौजूद है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहे कि अगर हमारा कोई प्यारा इस इंजेक्शन को यूज कर रहा है तो हम बताएं कि इसको तो रिकॉल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया पूरे प्रोडक्ट को। देन 17 जून का लेटर है, क्लोनाजिपाम 0.5 mg 55 मिलीग्राम सब स्टैंडर्ड ड्रग। टेस्ट कौन सा था? कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। मौका मिला तो हम कभी इन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हम ऐसे और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कब करते हैं। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हम हर टैबलेट पर कर रहे होते हैं, एक एक टैबलेट का टेस्ट करना। अब आपने अगर फार्मेसी में वेट वेरिएशन पढ़ा है तो आप देखते हैं कि सर वेट वेरिएशन करते वक्त हम 20 टैबलेट्स लेते हैं, उनको क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद एक टैबलेट का वेट निकालते हैं और उस एक टैबलेट के वेट से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं सर एक ही टैबलेट ली जाएगी, उसको क्रश किया जाएगा, उसको टेस्ट किया जाएगा। जितनी भी आपके पास पोटेंट ड्रग्स होती हैं उन पे आप ये टेस्ट लगाते हैं। पोटेंट का मतलब होता है कम वेट वाली ड्रग्स, जैसे 0.5 मिलीग्राम है। अब अगर मैं आपको कहता हूँ ऑगमेंटिन है 1 ग्राम, मतलब 1000 मिलीग्राम, आप कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं करेंगे उसमें। आप अगर कहेंगे 0.5 मिलीग्राम है, ये बड़ी पोटेंट ड्रग है, कम मिकदार में आपकी बॉडी पर यूज की जा रही है। इन ड्रग्स को सब स्टैंडर्ड कह दिया गया। कब हुआ? 2 जून। 3 मैंने आपको रिकॉर्ड्स दिखाए सिर्फ जून के। ये आपके पास है एम्लोशाइन, एम्लोशाइन, एम्लोशाइन टैबलेट 5 mg, 5 mg, 10 mg। इसमें एम्लाइडोपिन मौजूद है, इसमें एम्लाइडोपिन मौजूद है। ये इनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं, बैच नंबर्स हैं। हुआ क्या है सर? सब स्टैंडर्ड ड्रग्स है। कहाँ चेक हुआ सर? ये चेक हुआ डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब। इन्होंने रेगुलेटरी को लिखा। कब लिखा? 2 जून को। किसको टारगेट किया? हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सेस। आपका रोल है कि आप इस वेबसाइट को टाइमली चेक करें। मैं टाइमली चेक करता हूँ इस वेबसाइट को और फिर देखता हूँ कि मेरे घर में तो कोई यूज नहीं कर रहा, मेरे मोहल्ले में तो ये चीजें मौजूद नहीं है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ फार्मासिस्ट।
आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये तो काम है हमारे करने वाले। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके गली के कोने पे एक फार्मेसी होगी, उनको वहां पर दिन में आधा घंटा गुजारना चाहिए, उनको वहां खड़े होना चाहिए, उनको देखना चाहिए कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, ताकि आपकी एक अपनी पहचान भी बनेगी कि आप जो है वो फार्मासिस्ट हैं, आपको ड्रग की इंफॉर्मेशन है। इसके लिए आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। 29 मई सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, इन्फ्लामेक इंजेक्शन, जोल्रास इन्फ्यूजन, लैक्सोल एनएस इन्फ्यूजन, डिक्लोफेनिक सोडियम है, ये बहुत कॉमनली यूज होता है। बैच नंबर देखें 25L, सब स्टैंडर्ड ड्रग है। क्यों? विजिबल पार्टिकल्स इन इंजेक्शन, इस बैच में पार्टिकल्स नजर आए, ऑप्टिकल टेस्ट मतलब पास नहीं हुआ। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट पास नहीं हुआ, यानी आपको इसमें जो है वो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट परफॉर्म हुआ। बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन रिकॉल है उसका। देन लखानी फार्मा, इसका रिकॉल आपको नजर आ रहा है। 20 मई ड्रग आपके पास रिकॉल हुई, जेरेल्टो 15 mg, इसमें आपके पास एक्टिव मौजूद था रैवोक्सिबान 15 mg, ये बैच नंबर रिकॉल हुआ। ये अभी मैंने आपके सामने से मई तक के रिकॉल्स बताए। अगर आप वेबसाइट के इस पार्ट में जाते हैं तो आपको और रिकॉल्स भी मिलते हैं। आई रिकमेंड कि आप इन तमाम रिकॉल्स को पढ़ें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों को बातें समझ में आ रही हैं और चैट का भरपूर हम इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को समझते वक्त। और जो भी सवाल आप मुझसे करते जा रहे हैं मैं चैट पे जवाब भी दे रहा हूँ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और क्वेश्चंस भी आप लोगों को हैं तो आप लोग साथ साथ पूछते रहेंगे। अब आइए बात करते हैं बच्चों मेडिकेशन एरर की। मैं कुछ खतरनाक फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखता हूं और आपको अंदाजा होगा कि मेडिकेशन एरर कितनी खतरनाक है। सो इन कराची मोर देन 0.5 million people die each year due to medical errors. This is Pakistan. एक साल में 0.5 मिलियन, 5 लाख लोग सिर्फ मरते हैं मेडिकल एरर से। यानी इससे ज्यादा तो हम कहते हैं सर और क्या हो सकता है। आप कोविड से इतना ज्यादा परेशान रहे, आप कैंसर से इतना परेशान है, मेडिकेशन एरर से लोग मर रहे हैं। यहाँ पर अगेन एक्सपर्ट से हाफ ऑफ द मिलियन पीपल इन पाकिस्तान डाई। और ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये न्यूज़पेपर्स हैं, 10 दिसंबर 2024 को पब्लिश हुआ हुआ न्यूज़पेपर है। मैं कोई भी अपनी फैक्ट पर बात नहीं कर रहा। देन रेगुलेटरी के अगर आप पेज पर जाते हैं तो वहां पर आपको अगेन सेफ्टी अलर्ट में ये एरिया मिलता है जहां पर मेडिकेशन एरर का जिक्र किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर इन दवाओं से गलतियां हुई तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कैसे कैसे आप उससे दूर हो सकते हैं। तो मेडिकेशन एरर आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक चीज हो गई है हमारे लिए कि अगर कोई दवा आपके पास गलत तरीके से इंजेक्ट हो जाए, अच्छा नुकसान क्या होता है। मेडिकल एरर क्लेम्स लाइफ 18 to 20% हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट इन पाकिस्तान। हर 100 में से 20 बंदे हम हॉस्पिटल में मार रहे हैं ड्यू टू मेडिकेशन एरर। दिस इज 9 मई पब्लिश इन न्यूज। ये आप देख रहे हैं कितना खतरनाक डेटा है। अच्छा कौन कर रहा है काम? सर मैं और आप ही कर रहे हैं, यानी फार्मेसी के लोग कर रहे हैं, फार्मासिस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सर शायद आता नहीं है, शायद पढ़ा नहीं है, शायद सीखना नहीं चाहते थे। तो अब आप ये फैसला कर लें कि आपने अगर हॉस्पिटल का पार्ट बनना है, आपने इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, आपने कम्युनिटी फार्मेसी का पार्ट बनना है, तो अगर आपको नहीं आता, आपने गलत दे दिया तो खामोशी से एक बंदा मार दिया आपने, कत्ल कर दिया आपने, ये क्राइम है बहुत बड़ा। लेकिन बात ये है कि हम स्टैट्स में आकर बच जाते हैं कि जी इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया, उसमें से इतने पेशेंट्स के साथ ये हुआ, तो स्टैट्स के मुताबिक तो हम बच गए, लेकिन हम कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। सो अब इस बच्चे को अगर आप देखते हैं तो इसके चेहरे पर एक स्माइल है, एक खुशी है इसके चेहरे पर। इसको पता भी नहीं है इसके साथ हुआ क्या। इसके हाथ नहीं है, इसके पाँव नहीं है। कोई बता सकता है कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या है और ये किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं? इतना मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इस दिन के बाद ही दुनिया ने कदम रखा था फार्माको विजिलेंस में। जो फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल था, यानी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, वो इस दिन के बाद जगाया था कि जी ये करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थैलेडोमाइड डिजास्टर है 1961। मैं रिकमेंड करूंगा इसको जरूर पढ़ें आप। थैलेडोमाइड के साथ हुआ क्या था? ये प्रेग्नेंट लेडीज ने लिया था मॉर्निंग सिकनेस पर, उनको तो कुछ मसला नहीं हुआ, लेकिन प्लासेंटल बैरियर ब्रेक किया इस दवा ने और टेरेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज किए। तो इस बच्चे को तो पता भी नहीं है कि ये अपाहिज है और बड़ा होगा तो ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा। चेहरे पे स्माइल तो उसके इसलिए कि वो दुनिया में मौजूद है और शायद किसी खेलने की चीज को देख रहा है। वो समझता है हाथ ऐसे ही होते हैं, बड़ा होगा तो उसको अंदाजा होगा। यहाँ से फार्माकोविजिलेंस का आगाज हुआ और लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि अब कितना जरूरी है हमारे लिए ये जानना कि ड्रग के इफेक्ट्स मार्केट में जाने के बाद कैसे होते हैं। तो फिर हम बात करते हैं जब क्लिनिकल ट्रायल्स की, तो 1, 2 और 3 हम कहते हैं प्री मार्केटिंग सर्विलेंस है।
जब 4 में हम जाते हैं हम कहते हैं दिस इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, उसके बाद की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तीसरा जो हमने पॉइंट आज उठाना था वो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हमारी क्या मुराद है? कुछ भी हुआ, देखो दो तरह की मेडिसिन होती हैं, एक को हम नाम देते हैं बेटा ओटीसी और एक को हम नाम देते हैं नॉन ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिसिन और नॉन ओवर द काउंटर मेडिसिन। जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दी जा सकती हैं वो ओटीसी मेडिसिन है, आप प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने नहीं भी किया हुआ आप ले सकते हैं, इनमें पेन किलर शामिल है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनमें एंटीबायोटिक्स हैं। हम यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मजाक में खा रहे होते हैं। अब उस एंटीबायोटिक से हुआ ये कि हम रेजिस्टेंट हो गए, ढीठ हो गए, बैक्टीरिया को आदत हो गई है कि जी अब कोई मसले ही की बात नहीं है, बैक्टीरिया को आदत हो गई है कि आने दो दवा को, मैंने अपने ऊपर स्पोर बना लिया है। और उससे हमें नुकसान ये हो रहा है कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा डैमेज हो रहा है। अगर हम फजूल में एक एंटीबायोटिक लेते हैं, ऑगमेंटन लिए हमने, उस ऑगमेंटन से नॉर्मल फ्लोरा भी मर रहे हैं बॉडी के, और वो जिस काम आ रहे थे वो काम परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आपने इकोलाई को इंटेस्टाइन में खत्म कर दिया तो कहां से करेंगे विटामिन की एब्जॉर्प्शन आप फिर? सो पाकिस्तान रैंक, ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एएसएम की वेबसाइट की कटिंग है। पाकिस्तान रैंक 176 आउट ऑफ 204 नेशंस इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और मोर्टालिटी आपके पास जो है वो यूनिट 100,000 1 लाख पीपल है। 2019 में जो रिसर्च हुई थी उसमें पाकिस्तान में 59,200 डेथ रिपोर्ट हुई थी डायरेक्टली जो एएमआर से ताल्लुक रखती थी, और उसके अलावा 2,21,000 डेथ्स थी एएमआर एसोसिएटेड। सो इतना बड़ा डेटा, ये कोविड से ज्यादा है। जो हमने ये कहा ना कोविड इतना खतरनाक है, लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मर रहे हैं, मैटरनल डिसऑर्डर, ये कुछ भी नहीं है। दिस इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर पाकिस्तान। सिर्फ एंटीबायोटिक्स, हम जितना एंटीबायोटिक ले रहे हैं और कंपनी एंटीबायोटिक बना रही है, मैं कभी कभी देखता हूँ तो मैं अफसोस करता हूँ कि जब फार्मा कंपनीज अपनी कॉन्फ्रेंसेस करती हैं और कहती हैं कि हमने इतने $1 मिलियन का बिजनेस किया एंटीबायोटिक्स बेचकर, तो मैं कहता हूँ कि एंटीबायोटिक्स जा कर रही हैं वहाँ पर फार्मासिस्ट को बनाते वक्त क्या ये ख्याल नहीं आता, वो क्वालिटी कंट्रोल से डिस्कस नहीं करता, वो मालिक से डिस्कस नहीं करता। चलिए मालिक से डिस्कस नहीं करता, वो खुद बैठकर, जैसे हम कहते हैं ना जहाज की मुख्तलिफ इकसाम है, तो वो आखिरी वाला हो जाता है जहाज बिन नफ्स, अपने आप से ही बात कर ले भाई, या जबान से बोल ले, जहाज बिन लिसान कर ले। तो ये सारी बातें जो है वो उस वक्त सोच में आती है। मेजॉरिटी एएमआर आपके पास है, हम जो बैक्टीरिया ले रहे हैं जैसे साल्मोनेला इंटेरिका, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए, ये हमारे पास वो लिस्ट ऑफ बैक्टीरियाज हैं जिनको हम प्रायोरिटी पैथोजन कहते हैं। और ये हमारे पास खतरनाक क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने इनके खिलाफ इतनी दवाई ले ली है कि इन्होंने अपने आप को उन मेडिसिन से रेजिस्टेंट कर दिया है। तो रेजिस्टेंट अगर हो गए तो इसका मतलब है कि वो अपने ऊपर एक लेयर बना चुके हैं, कैप्सूल बना चुके हैं, स्लाइम बना चुके हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? अब सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर रिपोर्ट हुआ एज पर एएसएम, पाकिस्तान में हम अगर डॉक्टर पेशेंट रेशियो देखते हैं तो वो 1:1300 है। चाइना में अगर हम देखते हैं तो 1:400 है। या आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, एनआईसीवीडी चले जाएं, किसी भी वार्ड के डॉक्टर को कहें डॉक्टर साहब पेशेंट नंबर 4 की क्या रिपोर्ट है, वो आपको बड़े झड़कने वाले अंदाज में जवाब देगा। आप कहेंगे कैसा बदतमीज डॉक्टर है। डॉक्टर बदतमीज नहीं है, 36 घंटे से ड्यूटी कर रहा है वो, 36 घंटे से बार बार पेशेंट्स के अटेंडेंट्स आकर उससे सवाल कर रहे हैं। एग्जॉस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? एग्जॉस्ट ही होगा, वो आपको इतनी बदतमीजी से जवाब इसलिए दे रहा है कि वो तंग आ चुका है इससे। उसको 36 आवर की जॉब कर ली और थोड़ी देर पहले उसको ये पता चला है कि अगला जो डॉक्टर आना था वो नहीं पहुंच रहा किसी इमरजेंसी से, तो आपने 24 आवर्स की और जॉब करनी है, तो वो और एग्जॉस्टेड है। दिस इज द रीजन। अगर डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बढ़ जाएगा तो ये पॉसिबल है कि हम इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बच सकें। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 4.95 million people in 2019. That's very huge. 1 in 5 of those that occurred among children under 5 years. 5 साल के बच्चों को सिप्रोफ्लॉक्सिसिन दी जा रही है। मतलब आप मार रहे हैं लोगों को, आप उनके कार्टिलेजेस को ख़त्म कर रहे हैं। सिप्रो तो आप दे ही नहीं सकते उनको, एंटीबायोटिक देते हुए भी ख्याल करना होगा। मैंने एक सीरीज का आगाज़ किया हुआ था पहले, वन डे वन ड्रग। उसमें मैं रोज़ एक ड्रग पढ़ाता था पूरी, और मैं ये सोच रहा हूँ कि उस सीरीज़ का आगाज़ दोबारा किया जाए जिसमें हम कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ें। आई विश के ये आइडिया ठीक है, और मैं डेफिनेटली मैं अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेता रहता हूँ, और अगर उनको लगता है कि यस दैट्स गुड, दोबारा करना चाहिए, तो मैं भी यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ। अगर मुझे मैक्सिमम कमेंट्स मिलते हैं तो मैं ये वन डे वन ड्रग की सीरीज़ का दोबारा आगाज़ कर दूंगा, ताकि एक बार फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन ना, उसमें मैं सब बताता हूँ कब देनी है कब नहीं देनी है, मैक्सिमम डोज कितना है, कौन कौन सी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, वो बहुत
अच्छी सीरीज थी, यूट्यूब पर अवेलेबल भी है। कुछ ड्रग्स के साथ मैंने वीडियो लेक्चर्स बना भी लिए थे, लेकिन अगर वो उसकी डिमांड दोबारा मिलती है तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दोबारा करना चाहिए ताकि आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अच्छा, मैं बीच में 5 मिनट लेता हूँ एक अनाउंसमेंट के। मैं अक्सर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करता हूँ, ऑनलाइन भी, ऑन साइट भी। हम फिजिकल इंटर्नशिप्स भी करते हैं, ऑनलाइन इंटर्नशिप्स करते हैं। इस मरतबा मैंने एक ऑनलाइन समर कैंप लॉन्च किया है फार्मेसी स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स के लिए, जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, यानी 15 दिन हम पढ़ेंगे। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, इस तरह 15 दिन हम पढ़ रहे होंगे। और उसमें जो टॉपिक्स मैंने रखे हैं वो ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन है, क्लिनिकल केस स्टडी है, टीपीएन, बीएसए, बीएमआई कैलकुलेशंस हैं, एंटीडोट्स पर बात करेंगे, इन प्रोसेस कंट्रोल की बात करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करेंगे, और एक मैं आपको वर्चुअल टूर कराऊंगा, यानी ऑनलाइन घर बैठे बैठे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री घूमेंगे और हॉस्पिटल घूमेंगे। तो ये 15 दिन की डिटेल जो है वो समर कैंप है। अगर इसमें आप में से किसी को रजिस्ट्रेशन करानी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मैसेज करते हैं, मैं इसका पूरा करिकुलम और रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये मेरा फेवरेट एरिया है, ड्रग डिस्कवरी। आई जस्ट लव दिस एरिया। मैं इसको अक्सर पढ़ता हूँ कि किस सन में कौन सी दवा डिस्कवर हुई और कब क्या हुआ था। मैं एयर वाइज यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ और मैंने 2000 से स्टार्ट किया हुआ। 2000 में ड्रग डिस्कवर हुई विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट। आपके पास ड्रग है टैमीफ्लू, ओसेल्टिमेविर, एंटीवायरल ड्रग है। इन्फ्लुएंजा के लिए बनाने वाली जो कंपनी है वो है गिलियड साइंस। गिलियड साइंस दुनिया की नंबर 1 फार्मा कंपनी है। अब ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ आप लोग अपने पास रखिएगा। आज इसकी वेबसाइट पर जाइए, ख्वाब देखने के कोई पैसे नहीं लगते। इसकी वेबसाइट पर जाकर ये सोचें कि शायद मैं इस कंपनी में एक दिन काम करूंगा, मैं इस कंपनी में जाऊंगा, तो ख्वाब अल्लाह ताला पूरे करते हैं, मेहनत हमारी साथ होती है, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम जा सकते हैं। 2000 में आपके पास HIV के लिए ड्रग थी बाय एबट। 6 में आपके पास ड्रग थी रॉश ब्रेस्ट कैंसर के लिए। 6 में ड्रग थी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, सिटाग्लिपिटिन। 2011 में आपके पास फाइजर ने बनाई क्राइजोटेनिप। 2013 सोफोसोबिविर, दिस ड्रग हैज माय हार्ट। 2013 गिलियड साइंसेस। इंटरफेरॉन देते थे पेशेंट्स को, उनकी कमर में दर्द होता था और शदीद बुखार होता था, वो कहते थे डॉक्टर साहब बुखार से मर जाएंगे, हेपेटाइटिस सी बर्दाश्त है। साइंस ने मेहनत की, 2013 में ड्रग दी। 12 साल हुए, ड्रग को बहुत पुरानी नहीं है, और मैंने बड़ी खूबी से इसको नज़दीक से पढ़ा है, मुझे बहुत पसंद है। गिलियड साइंसेस लीड कर रहा है इसमें। 2014 कैंसर्स के लिए ड्रग बाय मर्क। देन अगेन 2014 वेरिसिल, मायर्स एंड स्क्वेब। 2017 काइट फार्मा जो अब गिलेड के साथ काम कर रही है। 2017 नोवाटिस। 2020 गिलियाड। 2021 बायोजेन अल्जाइमर के लिए। 2022 इलाई लिली कंपनी टाइप 2 डायबिटीज के लिए। 23 अल्जाइमर। 24 मोलस्कम कॉन्टेजिनिज्म। 24 मेलानोमा। ये आइवन्स बायोथेरापेटिक्स से, ये लैगन फार्मास्यूटिकल्स हैं। मतलब ये ड्रग, ये 2024। देन 25 एज ऑफ जून, ये 3 बहुत रिसेंट है। एनहार्ट, एस्ट्राजेनेका एंड नोवालिक, ये बहुत रिसेंट है। ड्राई आई डिजीज, आर। अच्छा, अब ये कुछ ऐसे नाम होंगे जो आपके लिए बड़े न्यू हैं, ये नए हैं आपके लिए, पहली दफा देख रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नाम बताना और रास्ता दिखाना मेरी जिम्मेदारी है, चलना आपका काम है। पढ़ें RSV क्या होता है, पढ़ें ड्राई आई डिजीज क्या होती है, रीड करें, इन मॉलिक्यूल्स के नाम को याद करें, इन मॉलिक्यूल्स के डोजेस को सर्च करें, या आप स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं अपने पास। ये वाला जो एरिया है ना, मैंने आपसे कहा था मुझे बड़ा पसंद है ये एरिया, क्योंकि मैं अक्सर डिस्कवरीज देखता हूँ। तो मैंने आपको 2000 पे रोक दिया, मैं इससे पीछे भी जाता हूँ अक्सर, और अक्सर डिस्कवरी को पढ़ता हूँ। मौका मिला तो ये सी लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आखिर में अब हम बिल्कुल एंड की तरफ है अपने आज के इस लेक्चर पे, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने मोबाइल फ़ोन में FDA की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और दिन में 15 से 20 मिनट FDA की वेबसाइट को दें, बहुत कुछ मिलेगा आपको। FDA US में ऑपरेट कर रहा है, और मैं यहाँ सिर्फ उसके वार्निंग लेटर्स का जिक्र कर रहा हूँ। आप अगर गूगल पर लिखेंगे US FDA, यूनाइटेड स्टेट फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये उनका वेबसाइट का इंटरफेस है। और इसमें अगर आप जाएंगे वार्निंग लेटर्स पर, तो आपको इस तरह के वार्निंग लेटर्स नजर आएंगे। वार्निंग लेटर किसको है? ह्यूमन फूड इशू करने वाला ऑफिस ह्यूमन फूड प्रोग्राम है, CDER है। यहाँ पर कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद है, ड्रग सप्लाई चेन सिक्योरिटी एक्ट वायलेट हुआ हुआ है। कंपनी लेटर लिख कर दे रही है, जो लेटर कंपनी प्रोवाइड कर रही है उस लेटर के अगेंस्ट में इस कंपनी को रिस्पॉन्स करना होता है, और फिर उस हिसाब से इस कंपनी को ये फैसला किया जाता है कि आपने चलाना है या नहीं।
अच्छा, मैं ये शायद जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने कंप्लीटेड माय फार्मेसी बैक इन 2012। मुझे किसी ने कहा एफडी के वेबसाइट पर जाओ और वार्निंग लेटर पढ़ो। मुझे वार्निंग लेटर समझ में ही नहीं आया। भाई कौन सी इंग्लिश लिखी हुई है, किस तरह बात की हुई है, चूंकि ये वकीलों के अंदाज में बात हुई थी, करने वाले फार्मेसी के लोग हैं। सीखा, पढ़ना सीखा। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा आज वार्निंग लेटर जाकर पढ़ें। एक दो तीन वार्निंग लेटर पढ़े, आपको अंदाजा होगा कि वार्निंग लेटर कितनी मुश्किल चीज है उसको रीड करना और उनकी मीनिंग को समझना, साइंस के लफ्जों को समझना। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आधे घंटे में जो हमारे पास मौजूद था, मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोग समझ सकें मुख्तलिफ टॉपिक्स को, मुख्तलिफ आइडिया ले सकें, और जो भी चीज़ मैं इंडल्ज करने की कोशिश कर रहा था शायद मैंने वो आप लोगों तक पहुंचाई। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले जितने भी हमारे इस तरह के सेशंस होंगे वो आप सब लोग अटेंड करेंगे। देखिए कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जिसमें जैसे ये 1 to 15 जुलाई है, तो 15 दिन का ये कंटिन्यूस लेक्चर है। एक पीछे टीम साथ काम कर रही है, जो लेक्चर्स बनाती है, जो नोट्स रेडी करती है, जो असिस्मेंट करती है, रजिस्ट्रेशन देखती है। डेफिनेटली ये टेंजेंशियल होता है, तो हमें कोई ना कोई कॉस्ट निकालनी पड़ती है। तो हमने इन 15 डेज के लिए कॉस्ट रखी है। कॉस्ट इशू नहीं है, आपको अगर उस कॉस्ट में कोई मसला है तो आप वो रब्ता कर लें, उस कॉस्ट को हम निगोशिएट कर सकते हैं। हमने अक्सर स्कॉलरशिप्स रखी होती हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए, हम वो स्कॉलरशिप दे देते हैं। मकसद होता है कि पढ़ें आप लोग आकर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को आज की तमाम बातें समझ में आई होंगी। अब बारी आती है आज की अटेंडेंस की और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन की। तो जो स्क्रीन इस वक्त आपको नजर आ रही है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो नंबर नीचे नजर आ रहा है व्हाट्सएप का, इस व्हाट्सएप नंबर पे आज के सेशन के फीडबैक के साथ और अपने कंप्लीट नाम के साथ, वो नाम जो आप सर्टिफिकेट पर देखना चाहते हैं, कैपिटल में लिख के भेज दीजिएगा, ताकि वो सर्टिफिकेट रेडी होकर आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएं। बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का लेक्चर आप सब लोगों के लिए फ्रूटफुल था। आप सब लोगों को वो तमाम बातें समझ में आई जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आने वाले लेक्चर्स के लिए आप सब लोग चैनल पर भी साथ रहिएगा, व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहिएगा, ताकि अगर कोई चीज़ इस तरह की आइंदा हुई तो वो आपके साथ शेयर की जा सकेगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।